हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी में जो शिक्षण विधियां होती हैं वो पूछी जाती हैं, मतलब पॉइंट्स टाइप में आते हैं। तो उसमें पूछता है कि कौन सी शिक्षण विधि किस पर आधारित है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो आज हम जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें की दो शिक्षण विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी शिक्षण विधियों को। देखिए, फर्स्ट वाली हम पढ़ने चल रहे हैं गणित की शिक्षण विधियाँ। फर्स्ट क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि को इंग्लिश में कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। ठीक, क्या बोला जाता है? इंडक्टिव मेथड। अब देखिए, इंडक्टिव मेथड में होता क्या है। कहता है इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आगमन विधि का नाम कैसे स्टार्ट है, देखिए आ से। एक हम आपको ट्रिक टाइप बता रहे हैं याद करने के लिए, जिससे आप कभी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आगमन विधि आ से स्टार्ट हो रहा है तो उदाहरण से नियम की ओर चलेगा। कैसे चलेगा? उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि वो आ से स्टार्ट हो रहा। फिर अगर निगमन विधि, दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए इनको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक, अगर आप इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर कभी फ्यूचर में भूलने की चांसेस नहीं रहता है। ठीक, और फिर देखिए निगमन विधि ना से स्टार्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण की ओर। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कहा बताया गया इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण, प्रयोग का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। देखिए, छोटे क्लासेस में क्या होता है, बच्चों को अगर आप डायरेक्ट कोई नियम बता देंगे तो वो नियम को तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप उनको जो वो प्रेजेंस उनके सामने जो चीज़ है उस चीज़ को अगर वो देख रहे हैं, उस चीज़ को देख के वो अगर आप बताएंगे ये चीज़ बेटा ऐसी है, तो आप जैसे आप बिस्किट के पैकेट का ही उदाहरण ले लीजिए। ठीक, इस तरीके से आप उनको उदाहरण से बताएंगे, जो चीज़ उनके सामने उपस्थित है उसको दिखा के बताएंगे। तो इस तरीके से बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा, खुद से रिलेट कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए आगमन विधि जो होती है, पूछा ये भी जाता है क्वेश्चन कि आगमन विधि किस क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आगमन विधि जो होती है छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक, तो मतलब इसमें हो गया कि अनुभव, उदाहरण, प्रत्यक्ष जो है उसका प्रयोग करके नियम निकाले जाते हैं। इसमें डायरेक्ट पहले नियम नहीं बताया जाता, इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। उदाहरण के आधार पर बच्चे नियम निकालते हैं। यानी बच्चे एक तरीके से, ये क्या है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि इस तरीके से है कि बच्चे खुद से, जब आप उनको खुद उस चीज़ का उदाहरण देंगे तो खुद खोजबीन करके बच्चे उदाहरण से नियम निकाल के लेके आते हैं। ठीक, अब देखिए, इस एक चीज़ और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है साइड में, इस विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं आगमन विधि के जनक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि आगमन विधि के जनक कौन है, तो आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और एक ये हमने ट्रिक लिखी हुई है लास्ट में, साइड में लिखी हुई है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, आगमन आ, इसमें भी देखिए ऊ कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है? उदाहरण से नियम। तो आप भूलेंगे नहीं इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को अध्ययन कैसे कैसे कराया जाता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मतलब उनके सामने जो चीज़ प्रत्यक्ष है वो चीज़ आप दिखा देंगे, फिर आप प्रमाण की ओर उनको लेके जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर करवाया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया जाके आगमन विधि का। आगमन विधि अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि पहली चीज़ ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें बच्चों को हम प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा के, प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रयोग, अनुभव, उनको दिखा करके फिर नियम निकलवाते हैं। ठीक, ये कैसी है? एक वैज्ञानिक विधि होती है, छोटे क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती। जनक इससे अरस्तु हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चरण इसके दिए गए हैं। चरण आपको ध्यान रखने, क्योंकि कभी कभी पेपर में चरण भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो देखिए चरण क्या होते हैं। सर्वप्रथम है हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। हम सबसे पहले एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर क्या होगा, फिर उस उदाहरण का हम निरीक्षण करते हैं कि वो उदाहरण जो है सही है, कैसा है, क्या है, उसका हम क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे? सामान्यीकरण कहेंगे। जिसको क्या कहा जाएगा? सामान्यीकरण कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये आगमन विधि हो गई। अब देखिए इसके गुण क्या हैं। ये कैसी है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि है
क्योंकि बच्चों को आप उदाहरण बता देंगे, बच्चे फिर उस पर खोजबीन करेंगे, अपना माइंड से पूरा लगाएंगे माइंड वो, और पूरा खोजबीन करके फिर वो एक अपने प्रमाण की तरफ, मतलब एक नियम की तरफ पहुंचेंगे जाके। ठीक, तो बच्चों ने खुद से प्रयास किया इसमें। ठीक, तो इसलिए ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है आगमन विधि, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से, बच्चा यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक, तो एक ऐसी विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। यह ज्ञात से अज्ञात, बच्चों के सामने जो ज्ञात चीज है उससे वे अज्ञात की ओर जाते हैं, या फिर सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा रहती है, बालकों में मतलब कुछ सीखने की उनके अंदर प्रवृत्ति खुद से आएगी। जब आप उनको ऐसा वर्क देंगे कि बच्चों को, जैसे आप कहें बच्चों को डायरेक्ट कह दें कि ये वाली चीज़ आपको उतार लेनी है, तो उसमें बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी, वो वैसे उतार लेगा। अगर आप कहेंगे कि बच्चों आपको घर से ये चीज़ ढूंढ के करके खुद से लेके आनी है, ढूंढ के मतलब अपना माइंड लगाना है, तो बच्चे वहाँ पर क्या कहेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, मतलब वो खुद से प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसलिए ये वाली जो विधि होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो पहली विधि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अब तक, आगमन विद इंडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं हम निगमन विद डिडक्टिव मेथड। निगमन विद डिडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है, देखिए हमने पहले ही बताया, ये उदाहरण से नियम की ओर, ये कैसे चलेगी, ना से निगमन तो ना से नियम। ठीक, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलेगी, मतलब इस विधि में नियम और सूत्रों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करवाया जाता है। ये बड़े क्लासेस में एप्लीकेबल होती है, जो निगमन विधि होती है वो बड़े क्लासेस के लिए होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। देखिए ये पॉइंट्स हमने इसलिए लिखवा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ कोई जरूरी नहीं पेपर में उदाहरण से नियम या फिर नियम से उदाहरण ही लिखा मिल जाए। कभी कभी आपको 4 पॉइंट्स दिए रहते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिनमें आपको कहेगा कि इसमें से बताइए आगमन विधि किसके आधार पर होती है, मतलब आगमन विधि के लिए कौन सा सही है। तो देखिए अगर ये 3 आपको इस टाइप से लिखे हों या फिर इस टाइप से लिखे हों, तो आपको इनमें से भी चूज करना है, कोई जरूरी नहीं। सिर्फ देखिए पेपर में कभी कभी बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन सीधा ही नहीं आएगा, वहां पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा सही बैठ रहा है। इनमें से भी आ सकता है, हो सकता है कि 3 गलत दिए हों, एक इनमें से कोई सही दिया हो, पूछे निगमन विधि के लिए कौन सा सही है, तो आपको इनमें से याद रख लेना है और फिर उसको सही करके आना है। देखिए तो ये निगमन विधि का हो गया। इसमें बच्चा क्या होता है, नियम से उदाहरण की, और ये बड़े क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बड़े क्लासेस में आप बच्चों को डायरेक्ट नियम बताएंगे तो बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे, अपने माइंड में बिठा पाएंगे। ठीक, अच्छे से उसको वो क्लियर कर पाएंगे कि हाँ नियम बताया गया, इसके आधार पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। जबकि आपके छोटे बच्चों को अगर बता देंगे डायरेक्ट नियम, तो वो क्या होगा, नियम में ही फंस के रह जाएंगे, जबकि आगे वो काम अपना नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, देखिए निगमन विधि। अब देखिए गुण क्या होते हैं निगमन विधि के, यह एक क्या है, यह एक सरल सुविधाजनक विधि है, यह एक सरल सुविधाजनक विधि, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट नियम बताना है। ठीक, अभी देखिए स्मरण शक्ति के विकास के में सहायक है, इससे बच्चों के मतलब स्मरण शक्ति बढ़िया होती है। और दूसरी चीज है यह संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, इसमें बालक तेजी से सीखता है, इसमें बालक तेजी से सीखता है। ये एक सरल और व्यवहारिक विधि है, बट इसका दोष क्या होता है, दोष इसका ये होता है कि रटने पर बल देती है, जबकि रटने पर जो विधि बल देती है वो एक तरीके से अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को हमें रटाना नहीं होता है, हमें क्या होता है, ऐसा उनको सिखाना होता है कि वो एक्टिव फॉर्म में रहें, खुद से करके सीखें। ठीक, वो विधि सबसे अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर ये निगमन विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, हमने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया है। एक बार हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पर भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर इन विधियों को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको पेपर के टाइम रिवीजन करने में आसानी बनी रहेगी और अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे इसको। अब फर्स्ट वाली हमने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली कौन सी विधि हमें पढ़नी है, विश्लेषण विधि। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। ठीक, एनालिटिकल मेथड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए विश्लेषण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ब्रेक करना, मतलब तोड़ तोड़ के उसको चीज़ को पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस विधि में किसी समस्या का समाधान, इस विधि में किसी समस्या का समाधान करने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, इसमें क्या करा जाता है, विश्लेषण विधि में समस्या जो है हमारे पास उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक करके तब उस चीज़ को हम सीखते हैं। जैसे हमने देखिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं, तो देखिए उनको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करके तब सॉल्व करते हैं, मतलब फाइनल प्रूफ करके लेके आते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से इस विधि में क्या होता है, किसी भी समस्या को एक साथ हम नहीं, किसी भी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके तब उस समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक, इस विधि का जो सूत्र होता है, कभी कभी आपसे सूत्र भी पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि का सूत्र क्या रहेगा। तो देखिए विश्लेषण विधि का सूत्र क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्या हो जाएगा, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और इस विधि का प्रयोग रेखा गणित में किया जाता है। प्रमेय निर्णय इनको सॉल्व करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हमने उदाहरण लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस की थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय में हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, पार्ट्स में इसको किया। देखिए अगर कोई हमारे पास क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये इसके सामने का क्या हो जाता था, कर्ण हो जाता था। ये कर्ण है, ठीक, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, नीचे वाला चीज आधार है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हमने इसको पार्ट्स में किया। तो यानी किसी भी समस्या को अगर समाधान को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर कौन सी विधि हमारी लगेगी, विश्लेषण विधि लगेगी। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी। अब देखिए यह कैसी विधि होती है, यह एक कैसी विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो छात्रों में क्या करती है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चों में क्या करेगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है उनको खुद से करने के लिए। ठीक, अब देखिए एक चीज़ अभी हमने नीचे लिखा हुआ भी है, अभी हम आपको समझाने वाले हैं कि विश्लेषण विधि जो होती है बिल्कुल आगमन विधि की तरह होती है। देखिए आगमन निगमन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैसे ही विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसमें विश्लेषण विधि जो होती है वो आगमन की तरह होती है और संश्लेषण विधि जो होती है वो किसकी तरह होती है, निगमन की तरह होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो छात्रों में क्या करती है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है, मतलब वो खुद से करना चाहते हैं, उस काम को करके सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। स्टूडेंट जब एक्टिव रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, पढ़ाई अच्छे से होगी, यानी ये विधि जो है होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं अगली विधि की। कौन सी अगली विधि है, संश्लेषण विधि, मीन्स सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में क्या हो जाता है, सिंथेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जोड़ना, मतलब संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। क्या मतलब होता है इसका, अनेक को एक करना, मतलब कई सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के करना। जैसे देखिए हमने आपको विश्लेषण विधि में बताया, विश्लेषण विधि में किसी समस्या, जैसे ये बड़ी समस्या होती थी तो उसके छोटे छोटे ये पार्ट में हमने उसको ब्रेक करके तब सॉल्व किया। ठीक, लेकिन अगर यही छोटे छोटे पार्ट्स को हमने एक करके किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, हमारी संश्लेषण विधि हो जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अनेक को एक करके तब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये संश्लेषण विधि मतलब अनेक को क्या करना है, एक करना है। इस विधि में किसी समस्या को समस्या के समाधान के लिए, इस विधि में क्या होता है, किसी समस्या के समाधान के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। कई विधियों का प्रयोग करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र रहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जबकि हमने अभी विश्लेषण विधि में क्या बताया था, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, जबकि ये कैसे चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। इसमें क्या होता है, इसके गुण देखिए, इसमें ज्ञात नियमों का उपयोग करके अज्ञात परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। देखिए संश्लेषण विधि क्या होती है, हमने बताया निगमन की तरह होती। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई भी वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी जाए और कहा जाए कि आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप आसानी से एकदम तुरंत ज्ञात कर लेंगे। कैसे, क्योंकि फार्मूला लगा के। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो चीज़ है कि संश्लेषण विधि जो है निगमन की तरह यूज हो रही है। ठीक, इसमें क्या है, ज्ञात नियमों का उपयोग करके अज्ञात परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञात नियम हमारे पास वृत्त की त्रिज्या थी और हमने उसमें नियम कौन सा लगा दिया, फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल वाला पाई आर स्क्वायर, उसको सॉल्व कर लेंगे। हमने देखिए आसानी से निकाल लिया। यह विधि सरल और सुविधाजनक मानी जाती है। सरल और सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि हमारे पास परिणाम, मतलब हमारे पास एक होता है वैल्यू, तब उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो मीन्स ये विधि कैसी होती है, सरल और सुविधाजनक विधि होती मानी जाती है। स्मरण शक्ति के विकास में भी सहायक होती है। मतलब ये विधि जो होती है इसमें बच्चा क्या होता है, नियमों को याद कर लेता है। मीन्स सरल और सुविधाजनक होती है। साथ में क्या होता है
कि ये स्मरण शक्ति को अच्छा करने में भी मतलब स्मरण शक्ति को मजबूत भी बनाती है। ठीक, तो स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है। दोष इस विधि का क्या है, यह विधि रटने पर जोर देती है, जबकि बच्चे को जो है रटंत प्रणाली से क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। बच्चा करके सीखे, बच्चा एक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। यानी इसका दोष क्या हो गया, यह विधि क्या है, रटने पर जोर देती है। ठीक, निगमन की तरह। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था आपको रिलेट करके पढ़ना। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी फ्यूचर में आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में अच्छे से वो बात बैठ जाएगी। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़, जैसे आगमन निगमन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे के अपोजिट, फिर कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। देखिए आगमन विधि जो होती है विश्लेषण विधि की तरह होती है। ये मत समझिएगा आपकी हमने एरो लगा दिया तो वही होती है, वही नहीं होती। हम यहाँ पर आपको ट्रिक की तरह बता रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आगमन विधि जो होती है विश्लेषण विधि की तरह होती है और निगमन विधि जो होती है वो संश्लेषण विधि की तरह होती है। इस चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। आप इस चीज़ को जहाँ पर भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से इस विधि को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको पेपर के टाइम रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। देखिए अभी तक हमने जो 4 विधियां पढ़ ली थी वो तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि। जो लास्ट की बची हुई विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि। ठीक, तो देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होती है। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए यांत्रिक तरीके से हल करने का मतलब क्या है, जब लैब में बच्चा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसको लैब में बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करता है, तब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपनी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वो यांत्रिक तरीके से सॉल्व कर रहा है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, और भी कई सारे बहुत सारा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रयोगशाला में किए होंगे, तो आपको इस चीज़ का पता रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस विधि के गुण क्या हैं। इसमें स्थायी अधिगम होता है। देखिए स्थायी अधिगम क्यों होता है, देखिए जब कोई चीज़ हम करके सीखते हैं, मतलब जब कोई चीज़ हम पूरा वो प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ कैसे बैठती जाती है। मीन्स प्रयोगशाला विधि जब हम कोई चीज़ करके देख लेते हैं तो हमारे माइंड में वो फाइनली कंप्लीटली आ जाती है। तो मीन्स ये कैसा अधिगम होता है, स्थायी अधिगम होता है। मीन्स जब बच्चा खुद करके सीखेगा, एक्टिव मोड में बच्चा रहेगा, तो वो चीज़ को बाद में भूलेगा नहीं। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, ये एक रुचिकर विधि है। रुचिकर विधि में तर्क क्षमता बढ़ती है, निगमन क्षमता बढ़ती है, रचनात्मकता का विकास होता है। देखिए स्थायी है, जब बच्चा करके सीखेगा तो स्थायी अधिगम तो होगा ही होगा। रुचिकर है, बच्चा जब खुद कर रहा होगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा कि चीज़ों को लेके हम ये काम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक, ये मीन्स रुचिकर विधि रहेगी। इसमें बच्चा तर्क क्षमता, बच्चे के अंदर तर्क करने की आएगी कैपेबिलिटी की बच्चा तर्क कर सके। निगमन क्षमता रहेगी, रचनात्मकता का विकास होगा। रचनात्मकता जब बच्चा खुद ही करेगा तो उसके अंदर रचनात्मकता तो आएगी ही आएगी। मीन्स ये प्रयोगशाला विधि के क्या है, गुण हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्रयोगशाला विधि के बारे में समझ लिया। अब देखिए क्या है अगली विधि हमारी, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर किसी महत्वपूर्ण समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं और तथा छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए यहाँ पर जब समस्या होगी तो समस्या को समाधान करने के लिए शिक्षक और छात्र मिलकर समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और छात्र जो होता है यहाँ पर देखिए छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होगा। जब छात्र किसी समस्या के समाधान के लिए खोजबीन कर रहा होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं खुद भी समस्या को समाधान करने की शक्ति आएगी। मीन्स वो छात्र कैसा होगा, प्रेरित होगा समस्या के समाधान को करने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने समस्या समाधान विधि को देख लिया। अब देखिए समस्या समाधान विधि के कुछ चरण होते हैं जो आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चरणों को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि कौन से चरण के बाद कौन सा चरण आता है। ठीक है, तो माइंड में आपके अच्छे से आ जाएगा। देखिए पहला चरण क्या होता है, किसी भी समस्या को चुनना।
किसी भी समस्या, जो भी समस्या है, समस्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुनेंगे, फिर समस्या से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कोई एक समस्या आएगी, मीन्स प्रॉब्लम आएगी, फिर प्रॉब्लम से क्या करेंगे, समस्या से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी कुछ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, समस्या समाधान की हम योजना बनाते हैं। थर्ड पॉइंट में समस्या समाधान की योजना बनाते हैं। फिर जितने भी समाधान आए हैं सभी समाधानों का हम मूल्यांकन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन समाधानों के, हमारे पास कई सारे समाधान होंगे एक समस्या के लिए, तो अब हम उसमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा समाधान हमें चूज़ करना है, फिर हमें उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समस्या को हम क्या करेंगे, चुन लेंगे व उसका कार्यान्वयन करेंगे। फिर जो परिणाम आएगा, परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित तथा पुनर्विचार करेंगे उस पर, समस्या पर, ठीक, समस्या के समाधान पर। तो इस तरीके से हमने देख लिया समस्या समाधान भी। जैसे हम ही लोग है कि हम लोग अगर किसी भी पेपर की, जैसे मान लीजिए सीटेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ये रहेगा कि हाँ हमें कौन कौन से नोट्स वगैरह से पढ़ना है, ठीक। फिर हमारे पास जब वो नोट्स आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि कई सारे नोट्स PDF वगैरह होती हैं, तो हम देखेंगे इसमें कौन से अच्छी है जिससे हमें पढ़ के आगे काम करना चाहिए, ठीक। तो हम जो हमें समझ में अच्छे से आएगा, जो जिसका लिखी हुई चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह, जो चीज़ हमें अच्छी लगेंगी पढ़ने में, हम उसी चीज़ पर आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से समस्या समाधान विधि के ये चरण हो गए। सबसे पहला चरण होता है समस्या को चुनना, फिर समस्या से संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद समस्या समाधान की योजना बनाना, फिर सभी समाधानों का मूल्यांकन करना, जितने भी समाधान हैं सभी समाधानों का मूल्यांकन करना, फिर उसमें से एक समाधान को चुनना और उस पर आगे इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर जो परिणाम आएगा उसका मूल्यांकन करना और समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित करना व उस पर पुनर्विचार करना, ठीक। तो इस तरीके से समस्या समाधान विधि के हमने चरण अच्छे से देख लिए। अब देखिए अगली विधि कौन सी होती है, प्रयोजना विधि। इस विधि में क्या होता है, छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक। इस विधि में छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जब छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उनके अंदर तर्क करने की शक्ति आएगी, वो मेथड उनको अच्छा लगेगा, वहाँ पे छात्र एक्टिव मोड में रहेंगे, खुद करके सीखेंगे, तो उनके अंदर स्थायी अधिगम होगा। ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। अब देखिए अगली विधि क्या है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है अपने इंडिया में सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। मीन्स कोई एक कुशल अध्यापक क्लास में आता है और अपना जो भी लेक्चर देना है उसको वो लेक्चर देगा, सभी छात्र शांति से सुनते हैं, ठीक है। बड़े क्लासेस में ये वाले लेक्चर जो विधि है ये प्रयोग करी जाती है। ये व्याख्यान विधि मीन्स ये सबसे प्राचीन विधि और प्रचलित विधि है। इसमें कुशल अध्यापक व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा को समस्या समाधान से परिचित करवाता है। मीन्स जो भी समस्या समाधान है उसको परिचित करवाएगा पूरी क्लास को, खुद टीचर लेक्चर देकर, ठीक। तो इस तरीके से ये व्याख्यान विधि है, बड़े क्लासेस के लिए उपयोगी होती है। फिर लास्ट हमारी विधि क्या है, अनुसंधान विधि। अनुसंधान मीन्स कोई चीज़ को खोज करना, यानी अवलोकन या विश्लेषण करके नए सिद्धांतों की खोज की जाती है इस विधि में, अनुसंधान विधि में। तो इस तरीके से जो बाकी की बची हुई विधियां थी उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर ये वाले पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी आप नोट्स अपने बना रहे हैं उन नोट्स में आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अब सभी विधियां हमने करा दी हैं। सबसे पहले की वीडियो हमने आगमन निगमन विधि करा दी थी, उसके बाद हमने विश्लेषण संश्लेषण करा दी, आज हमने बाकी की बची हुई विधियाँ करा दी हैं। तो आप इन विधियों को अच्छे से खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, जिससे विधियों से, शिक्षण विधियों से, टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड कभी भी अगर सीटेट के एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आता ही है, जो भी क्वेश्चन आए वो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना रहें, ठीक। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट आते हैं, कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। और जो भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप उस चीज़ का भी कमेंट कीजिए, हम अपने आगे के वीडियोज़ में वो भी टॉपिक को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।